Rahim. Today our topic of discussion is infarction. What is infarction? Infarction क्या होता है कि वो area of ischemic necrosis or those areas of ischemic necrosis that is caused by occlusion of vascular supply to the affected tissue. ठीक है, vascular supply lost हो गई है to the affected tissue. अब इसकी cause क्या हो सकती है? It can be because of an arterial occlusion and it can be because of the venous outflow obstruction. ठीक है, आर्टीरियल ऑक्लूजन क्यों हो सकती है? बिकॉज ऑफ एन थ्रोम्बस और एन एम्बोलिस. ठीक है, वेजोस्पाज्म की वजह से. ठीक है, स्पाज्म क्यों हो रहा है? वेजल ट्विस्टिंग की वजह से आर्टीरियल ऑक्लूजन हो सकती है. एक्सपेंशन ऑफ एन एथीरोमा. ठीक है, उन्होंने यहाँ पे लिखा है एक्सपेंशन ऑफ एन एथीरोमा सेकेंडरी टू इंट्रा प्लैक हेमरेज. ठीक है, ठीक है, फिर आता है एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन ऑफ अ वेसल. ठीक है, बाय अ ट्यूमर, बाय अ डाइसेक्टिंग एयोटिक एन्यूरिज्म. ठीक है, और बाय एडीमा विद इन अ कन्फाइंड स्पेस. ठीक है, कन्फाइंड स्पेस में एडीमा हो गया, एयोटिक एन्यूरिज्म हो गया, ये ट्यूमर बाहर से कंप्रेशन एक्सर्ट कर रहे हैं. ठीक है, एथ्रोमा अंडर से कंप्रेशन दे रहा था, एक्सट्रिंसिक कंप्रेशन में ये फैक्टर्स आ जाएंगे. ट्यूमर, एयोटिक एन्यूरिज्म. एन्यूरिज्म इज़ बेसिकली अ बल्ज इन द एयोटा और एडीमा हो जाए इन कन्फाइंड स्पेस. इसके अलावा वेजल ट्विस्टिंग. ठीक है, एज इन बोल वॉल्वुलस, ट्रोमैटिक वैस्कुलर रप्चर. ठीक है, और एंट्रैपमेंट इन हर्नियल सैक. हर्नियल सैक के अंदर वेजल की एंट्रैपमेंट हो जाए. ठीक है, वो ट्विस्टिंग हो जाए बोल वॉल्वुलस के अंदर, यहाँ पे ट्रॉमा की वजह से किसी वैस्कुलर रप्चर हो जाए. इसी तरह जो वीनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है एज इन वीनस थ्रोम्बोसिस. ठीक है, इसकी वजह से भी इन्फार्क्ट डेवलप हो सकता है. ठीक है, ख़ास तौर पर उन ऑर्गन्स के अंदर जिनके अंदर एक सिंगल ईफरेंट वेन है, लाइक द ओवरीज और द टेस्टीज. ठीक है, यहाँ पर एक सिंगल वेन है तो आपके पास मल्टीपल रूट्स ऑफ एग्जिट नहीं होंगे, एक रूट ऑफ एग्जिट है, तो आपके जो एरियाज ऑफ सप्लाई हैं उनको वो अफेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, इन्फार्क्टेड हो जाएंगे. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट विल इन्फ्लुएंस द इन्फार्क्ट डेवलपमेंट? इसमें आ जाती है एनाटमी ऑफ द वैस्कुलर सप्लाई. ठीक है, जो ऑर्गन्स ठीक है जिनमें डुअल सप्लाई है. ठीक है, जैसे लंग हो गया, लंग के अंदर पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं और ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं. ठीक है, इसी तरह जो लिवर है दैट इज़ रिसीविंग ब्लड फ्रॉम द हेपाटिक आर्टरी इन द पोर्टल वेन. ठीक है, तो वो जिनके अंदर डुअल सप्लाई होती है ना, वो हमारे पास रेजिस्टेंट होते हैं टू इन्फार्क्शन. लेकिन किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, ठीक है, जिनके अंदर एंड आर्टीरियल सर्कुलेशन है, तो वहाँ पर आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो इन्फार्क्शन के चांसेस ज़्यादा है. इसी तरह रेट ऑफ ऑक्लूजन डिपेंड करता है ना, अगर ग्रेजुअल ऑक्लूजन होगी सपोज कॉरोनरी आर्टरी की, तो फ्लो जो कोलैटरली इतना डेवलप हो जाएगा. ठीक है, टू प्रिवेंट इन्फार्क्शन. ठीक है, रेट का मतलब है कि कितने टाइम में, अगर सडन ब्लॉकेज होगा, ठीक है ना, ठीक है, तो आपके पास कोलैटरल सप्लाई का टाइम नहीं बनेगा. यानी बुक की लाइन्स ये हैं कि स्लोली डेवलप ऑक्लूजन्स आर लेस लाइकली टू कॉज इन्फार्क्शन बिकॉज दे अलाउ टाइम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कोलैटरल ब्लड सप्लाईज. और फिर लास्ट है हमारे पास टिश्यू वल्नरेबिलिटी टू हाइपोक्सिया. जैसे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है. ठीक है, अगर उनकी ब्लड सप्लाई के लिए वो ब्लड सप्लाई से डिप्राइव रहेंगे से 3 to 4 मिनट्स के लिए भी, तो इरिवर्सिबल डैमेज हो जाएगा. इसी तरह मायोकार्डियल सेल्स हैं वो भी डाई हो जाएंगे आफ्टर 20 to 30 मिनट्स ऑफ इस्कीमिया. लेकिन जो फाइब्रोब्लास्ट्स हैं विद इन द मायोकार्डियम वो वायबल रहते हैं. ठीक है, इवन आफ्टर मेनी आवर्स ऑफ इस्कीमिया. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्फार्क्शन की क्लासिफिकेशन है. ठीक है, बेस्ड ऑन कलर की बेसिस पे हमारे पास रेड और हेमरेजिक इन्फार्क्ट्स होते हैं और पेल एनीमिक या वाइट इन्फार्क्ट्स होते हैं. ठीक है, टॉकिंग अबाउट रेड हेमरेजिक इन्फार्क्ट्स. ठीक है, ये किन साइट्स के अंदर डेवलप होते हैं? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो हेमरेजिक इन्फार्क्ट्स हैं, ठीक है, ये डेवलप होते हैं बिकॉज ऑफ वीनस ऑक्लूजन. ठीक है, वीनस ऑक्लूजन से डेवलप होते हैं. और जो वाइट इन्फार्क्ट्स हैं दे डेवलप, ठीक है, इन एरियाज़ ऑफ आर्टीरियल ऑक्लूजन. ठीक है, अच्छा, इसके अलावा इन्होंने बताया है कि व्हाट आर द साइट्स. ठीक है, अगर टेस्टिकुलर टॉर्जन हो जाए क्योंकि वहाँ पर सिंगल एक ईफरेंट वेन होती है. इसके अलावा लूज और स्पॉन्जी टिश्यूज़, फॉर एग्जांपल लंग्स के अंदर हेमरेजिक इन्फार्क्ट्स डेवलप होते हैं. ठीक है, टिश्यूज़ विद डुअल सर्कुलेशन जैसे लंग या गट हो गया, ठीक है, इनके अंदर हेमरेजिक इन्फार्क्ट्स डेवलप होते हैं. ठीक है, एक एरिया है जो कि प्रीवियसली कंजेस्टेड है, एक प्रीवियसली कंजेस्टेड टिश्यू है, ठीक है, उसके अंदर हेमरेजिक इन्फार्क्ट डेवलप होगा.
ठीक है, आपको पता है ना कंडीशन क्या होता है कि वीनस आउटफ्लो वहाँ पर पहले ही डिस्टर्ब्ड है, ब्लॉक्ड है। ठीक है, इसके अलावा विद रीपरफ्यूजन ऑफ प्रीवियसली इन्फाक्टेड टिश्यू। अब ये थोड़ा सा एक वियर्ड बात है कि आप इसमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट बात की कॉन्सेप्ट जो है मेंशन जो है दैट इज़ बेसिकली रीपरफ्यूजन इंजरी। कि क्या होता है कि इट लीड्स टू एक्सेंचुएशन ऑफ डैमेज। ठीक है, या नई सेलुलर डैमेज होना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ री एस्टैब्लिशिंग ब्लड फ्लो एज एन एंजियोग्राफी। ठीक है, ऑफ एन आर्टेरियल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो क्या क्या होगा, टेस्टिकुलर टॉर्जन वाली एग्जांपल उन्होंने दे दी है। ठीक है, या ओवेरियन टॉर्जन। ठीक है, इसके अलावा लूज टिश्यूज़ के अंदर टिश्यूज़ विद डुअल ब्लड सप्लाई, प्रीवियसली कंटेस्टेड टिश्यूज़ हैं। ठीक है जी, या फिर अगर जो रीपरफ्यूजन इंजरी की बात की है, जो वाइट इन्फाक्ट्स हैं वो उन एरियाज़ में डेवलप होते हैं। ठीक है, सॉलिड ऑर्गन्स में जहाँ पर एंड आर्टीरियल सर्कुलेशंस हैं, जैसे कि हार्ट, स्प्लीन या किडनी हो गया। फिर इसके बाद जो अभी हमने एक क्लासिफिकेशन कर दी बेस्ड ऑन द कलर, दूसरी क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द एज एंड ड्यूरेशन। एक फ्रेश इन्फाक्ट हो सकता है, ठीक है, रीसेंट या ओल्ड और हील्ड इन्फाक्ट हो सकता है। इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट नहीं है तो ब्लैड, अगर इन्फेक्शन प्रेजेंट है ठीक है तो सेप्टिक। सेप्टिक इन्फाक्ट्स कैसे डेवलप होते हैं कि आपके पास सपोज एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कार्डियक वाल्व की। ठीक है, वहाँ पर कार्डियक वाल्व के अंदर कुछ वेजिटेशंस डेवलप हुई थी बिकॉज ऑफ एनी माइक्रोब। ठीक है, वो माइक्रोब्स जो हैं वो माइक्रोब्स जो इन्फेक्शन है वो एम्बलाइज कर जाए। ठीक है, यानी माइक्रोब्स ने जो कार्डियक वॉल पर वेजिटेशंस डेवलप की हुई थी, ठीक है, वो एम्बोलाइज कर जाए। ठीक हो गया, तो एक सेप्टिक इन्फार्क्ट डेवलप होता है। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कि व्हाट आर द आउटकम्स ऑफ इन्फार्क्ट डेवलपमेंट। कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो सकता है, ठीक है, लेकिन सीएनएस के अंदर लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस होता है। दैट एरिया इज इनफिल्ट्रेटेड बाय न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस। इसके अलावा फेगोसाइटोसिस हो जाता है ऑफ द डेब्री, हीलिंग हो जाती है या ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन यही होती है फाइब्रस वेब्स वगैरह बन जाना। ग्रैनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन हो सकती है, इसके अलावा स्कार फॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन अगर सेप्टिक इन्फाक्ट हो तो दैट कैन लीड टू एब्सेस फॉर्मेशन। ठीक है, समझ रहे हो ना। अच्छा, नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ एक्चुअली द ग्रॉस अपीयरेंस ऑफ एन इन्फाक्टेड एरिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप डायग्राम देख रहे हो ना, ये वाली जो किडनी की, हाँ, इसमें आपने देखना है कि दिस इज़ अ वेज शेप। ठीक है, ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसको उन्होंने सेंटीमीटर से शो भी किया हुआ है। अब मैंने तो इसकी मार्जिनस बिल्कुल आपको शो कर दिया ना स्ट्रेट, लेकिन देखें इसके मार्जिनस असल में हैं कैसे। ठीक है, वो आप उन पर गौर करें कि मार्जिनस जो हैं, लैटरल मार्जिनस कैसे हैं। ठीक है, और अगर मैं इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो ये क्या है, किस तरह की शेप है, वेज शेप है। ठीक है, तो इसका जो अक्लूडेड वेजल है, ये वाली जो वेजल है जो किडनी की जो भी रीनल आर्टरी वेन जो भी है, ये जो अक्लूडेड वेजल है दैट इज़ एट द एपेक्स ऑफ द वेज। ठीक है, और जो बेस है, ठीक है, वहाँ पर आपका ये इन्फाक्टेड एरिया है। ठीक है, अगर आपके पास सिरोजल सर्फेस हो, यानी बेस पे अगर आपके पास सिरोजल सर्फेस हो, तो यू विल ऑल्सो बी एबल टू ऑब्जर्व अ फाइब्रिनस एक्सुडेट। ठीक है, एक्सुडेट वो होता है जिसके अंदर प्रोटीन सब कुछ होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप देखो कि जो लैटरल मार्जिनस हैं, ठीक है, वो कैसी होती हैं। लैटरल मार्जिनस इरेगुलर हैं। ठीक है, लैटरल मार्जिनस इरेगुलर है जिससे ये मुराद है कि ये जो लैटरल एरियाज़ हैं, ठीक है, इनको ब्लड सप्लाई मिल रही है या फ्लो मिल रहा है फ्रॉम द एडजेसेंट वेसल्स। ठीक हो गया, और फिर ये जो मार्जिनस हैं ये कुछ हाइपरीमिक भी होते हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक हो गया, तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया ऑफ इन्फाक्शन।